आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विचार है आज। स्रोत का जो केंद्रीय भाव है वो है अतीत खत्म हो चुका है, ये मुझे छू नहीं सकता। सुनने में शायद ये सीधा लगे, पर यह पाठ काफी गहराई में जाता है कि कैसे बीती बातें अनजाने में हमारे आज और कल पर असर डालती हैं। और इससे भी जरूरी कि हम खुद को इस बोझ से कैसे छुड़ा सकते हैं। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है ना? बिल्कुल। और स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक फंदे की ओर इशारा करता है। जब हम सोचते हैं कि अतीत में किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, तो हम अनजाने में ही भविष्य में वैसी ही चोट से बचने के लिए एक तरह का भावनात्मक कवच बना लेते हैं। हाँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा। हाँ बिल्कुल। नतीजा, हमारा जो डरावना अतीत है वो एक डरावने भविष्य को जन्म दे देता है। और फिर ये दोनों मिल जाते हैं। हाँ, और एक तरह का नेगेटिव साइकिल, एक चक्रव्यूह बन जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। ये वाकई एक गहरा बिंदु है और स्रोत इस पर जोर देता है कि इस मानसिक स्थिति का सीधा नतीजा क्या होता है कि डर या अपराध बोध की भावनाओं के साथ जीते हुए सच्चे मायने में प्रेम करना वो मुमकिन नहीं हो पाता। अच्छा। ये दोनों भावनाएं जैसे एक साथ मन में टिक नहीं सकती। स्रोत के अनुसार जब तक हम अतीत के इन डरों को, इन अपराध बोधों को पकड़ कर रखते हैं, तब तक हम खुद को पूर्ण प्रेम और वो जो एकता का अनुभव है उससे दूर रखते हैं। तो मुक्ति का रास्ता वो कहते हैं सबको माफ करने से है, खुद को भी। हाँ, खुद को भी माफ करना ये जरूरी है। और अतीत को जाने देना, बस वहीं से रास्ता खुलता है। हाँ, और ये कितना आम है कि हम अपने पिछले अनुभवों को जाने अनजाने वर्तमान को समझने या आंकने का पैमाना बना लेते हैं, है ना? बिल्कुल, हर चीज उसी लेंस से देखते हैं। हाँ, स्रोत इसे ऐसे कहता है जैसे हम वर्तमान को विकृत गहरे रंग के चश्मे से देख रहे हों। मतलब अतीत की परछाई वर्तमान पर पड़ रही हो। बिल्कुल हुई। अतीत की धारणाएं हमारे आज के अनुभव को रंग देती हैं, उसे धुंधला कर देती हैं। सही बात है। तो चलिए जरा इसकी तह में जाते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं और इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये रिश्तों वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत आगे बताता है कि खासकर करीबी रिश्तों में, जैसे जीवन साथी, बॉस या सहकर्मी, हमारी पुरानी जान पहचान या अतीत के अनुभव वो हमारी आज की धारणाओं को और भी ज्यादा धुंधला कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इतिहास होता है ना वहाँ। बिल्कुल। तो किसी को सचमुच समझने के लिए स्रोत कहता है कि हमें उन्हें अभी में देखना होगा। अभी में मतलब इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि उनका या हमारा अतीत वो इस वर्तमान क्षण में मायने नहीं रखता, कम से कम हमारी धारणा में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हर पल को एक नई शुरुआत की तरह देखना। हाँ, शायद। वर्तमान को बिना किसी पुराने जजमेंट के, बिना अतीत के बोझ के देखना। ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी लग सकता है, पर स्रोत इसे एक प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरह बताता है। ये तभी हो पाता है जब हम दूसरों को और खुद को अतीत की सभी तथाकथित गलतियों और चोटों से पूरी तरह मुक्त करने का चुनाव करते हैं। मतलब ये एक सचेत प्रयास है। बिल्कुल। स्रोत इसे आपसी मुक्ति कहता है। जब हम दूसरों को उनके अतीत से आजाद करते अपनी नजरों में, तो हम अनजाने में खुद को भी आजाद कर रहे होते हैं। वाह। और यहीं पर वो कहते हैं प्रेम का चमत्कार अनुभव होता है और ये तत्काल उपचार संभव बनाता है। इंस्टेंट हीलिंग। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार प्रेम हमेशा मौजूद है, यहीं अभी, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अतीत को याद रखते हैं क्योंकि वो जरूरी था या हमने उससे कुछ सीखा। सबक सीखा टाइप। हाँ, लेकिन स्रोत एक अलग ही बात कहता है। ये कहता है कि असल में नियंत्रण और भविष्यवाणी करने की हमारी गहरी इच्छा, कंट्रोल करने की इच्छा, हाँ, वही हमें अतीत के दर्दनाक और दोषी अनुभवों से बांधे रखती है। हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हमें फिर से चोट ना लगे। अच्छा। और इसके लिए हम अतीत के पैटर्न को, उन अनुभवों को कस कर पकड़े रहते हैं। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को फ्यूल कहाँ से मिलता है? अपराध बोध और डर से। ये दोनों भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं और हमारे मन में ही बनती हैं। यही डर और अपराध बोध हमें समय के इस निरंतरता, अतीत, वर्तमान, भविष्य के इस अटूट क्रम में विश्वास करने पर मजबूर करते हैं। तो हम एक तरह से समय के गुलाम बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर अपने रिश्तों में, अगर हमें लगता है कि अतीत में किसी ने हमें रिजेक्ट किया या हमारी आलोचना की या अन्याय किया, तो हम वर्तमान में भी अनजाने में उसी व्यक्ति से उसी तरह के हमले की उम्मीद करते हैं।
या उनके बर्ताव को उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। और ये हमारे डर को और पक्का कर देता है। फिर हम या तो बचाव करते हैं या जवाबी हमला। तो फिर इस चक्र को तोड़ने का मतलब क्या है? ये अतीत को जाने देना, ये असल में दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब है कि भूल जाओ सब कुछ या अनदेखा कर दो? नहीं, स्रोत इस पर बहुत साफ है। जाने देने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो हुआ ही नहीं। इसका मतलब है किसी पर दोष न लगाना, और इसमें हम खुद भी शामिल हैं। खुद पर भी दोष न लगाना। हाँ, इसका मतलब है कोई शिकायत न रखना, किसी के प्रति मन में गांठ बांधकर ना बैठना, बिना किसी अपवाद के सभी को पूरी तरह स्वीकार करना, जैसे वो इस क्षण में है। बिना किसी अपवाद के, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और स्रोत यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा देता है। ये कहता है कि जाने देने का अर्थ है दूसरों में केवल प्रकाश देखने की इच्छा रखना, न कि उनके लैम्प शेड को। लैम्प शेड मतलब? डर या बचाव के तरीके जो उनके असली स्वरूप, उनके अंदर के प्रकाश को ढक लेते हैं। अच्छा। जब हम लैम्प शेड पर फोकस करते हैं तो हम प्रकाश को नहीं देख पाते, और जैसा हमने पहले कहा, डर और प्रेम, अपराध बोध और प्रेम, ये एक साथ नहीं रह सकते। सही बात है। स्रोत कहता है केवल अगर मैं अतीत को भविष्य में जीता रहूं तभी मैं समय का गुलाम हूं। अतीत को क्षमा करके और उसे जाने देकर ही मैं उन दर्दनाक बोझों से खुद को मुक्त करता हूं जिन्हें मैंने अनजाने में वर्तमान में ढोया हुआ है। तभी मैं अपने अतीत के वो जो विकृत चश्मे हैं उनके बिना वर्तमान में स्वतंत्रता के अवसरों का दावा कर सकता हूं। ये सिद्धांत सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन कई बार सवाल उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, खासकर जब भावनाएं बहुत तीव्र हों, बहुत गहरी हों। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। सौभाग्य से स्रोत में सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक बहुत ही सशक्त और मार्मिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये 1975 की बात है, जब लेखक ए कोर्स इन मिरेकल्स पर एक सेमिनार कर रहे थे। हाँ। ये कहानी इस विचार को जैसे मूर्त रूप देती है। बिल्कुल। सेमिनार के ब्रेक में 60 के दशक का एक जोड़ा लेखक के पास आया। हाँ। वे बहुत परेशान थे क्योंकि अगले दिन उन्हें राजकीय अस्पताल में अपने 35 साल के बेटे से मिलने जाना था। अच्छा। जो एक लंबे समय से स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। क्रॉनिक केस था। उन्होंने लेखक से सलाह मांगी कि वे इस कोर्स के सिद्धांतों को अपनी इस मुश्किल मुलाकात पर कैसे लागू करें। मुश्किल सिचुएशन थी। हाँ, लेखक को उस पल तुरंत कोई स्पष्ट जवाब नहीं सूझा, तो उन्होंने मार्गदर्शन के लिए अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतर्ज्ञान की ओर देखा। और उन्हें क्या मार्गदर्शन मिला, क्या सलाह दी गई? जो सलाह आई वो 2 हिस्सों में थी। पहला हिस्सा था मुलाकात से पहले की तैयारी। तैयारी? कैसी तैयारी? उन्हें कहा गया कि कल की मुलाकात से पहले जितना हो सके उतना समय इस काम में लगाएं, अपने बेटे के साथ जुड़े सभी अतीत के दर्दनाक, दोषी और भयभीत विचारों और अनुभवों से खुद को जानबूझकर मुक्त करें। मुक्त करें मतलब उन विचारों को, उन एहसासों को पहचानें और उन्हें जाने दें। खास तौर पर बेटे की स्थिति को लेकर अपने मन में बैठे किसी भी गहरे अपराध बोध से खुद को मुक्त करें। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, और फिर उन्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल मानसिक तकनीक सुझाई गई जिसे कोई भी आजमा सकता है। अच्छा, क्या थी वो तकनीक? अपनी सक्रिय कल्पना का उपयोग करें, इमेजिनेशन का। कल्पना करें कि आप अपनी सारी आशंकाओं, सारे अपराध बोध और सारे दर्द को एक बड़े कूड़ेदान में डाल रहे हैं। ठीक है। फिर उस कूड़ेदान को हीलियम से भरे एक बड़े पीले गुब्बारे से बांध दें। गुब्बारे पर बड़े अक्षरों में लिखें, मैं अपनी गलत धारणाओं को क्षमा करता हूँ। फिर कल्पना करें कि वो गुब्बारा उस कूड़ेदान को लेकर ऊपर उठ रहा है और आकाश में धीरे धीरे गायब हो रहा है। इस प्रक्रिया पर ध्यान दें और महसूस करें कि आप कितना हल्का और मुक्त महसूस कर रहे हैं। वाह। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये अतीत के भावनात्मक बोझ को सक्रिय रूप से छोड़ने का एक तरीका है, विजुअलाइजेशन। ये वाकई कल्पना का एक शक्तिशाली उपयोग है, बोझ को सचमुच छोड़ते हुए महसूस करना। अच्छा, ये तो हुई तैयारी। फिर जब वे वास्तव में अस्पताल पहुंचे और अपने बेटे से मिले, तब उन्हें क्या करने की सलाह दी गई? सलाह का दूसरा हिस्सा मुलाकात के दौरान के रवैये पर था, एटीट्यूड पर। जब डॉक्टर बेटे के व्यवहार, उसकी बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें तो उन डिटेल से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं, डिटैच्ड रहें। आसान नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। अपनी शारीरिक आंखों और कानों से जो दिख रहा है और सुनाई दे रहा है उससे परे देखने का चुनाव करें। परे देखना। हाँ,
जानबूझकर अपने बेटे को केवल प्रेम की खिड़की से देखने का चुनाव करें। उसे केवल प्रकाश के रूप में देखें, प्रेम का प्रकाश। उसकी बीमारी, उसके व्यवहार, उसके इतिहास को नहीं, बल्कि उसके मूल स्वरूप को देखें जो प्रेम और प्रकाश है, ऐसा स्रोत कहता है। ये बहुत अलग नजरिया है। हाँ, और अंत में अपने बेटे में मौजूद प्रेम के प्रकाश और अपने अंदर मौजूद प्रेम के प्रकाश को एक होते हुए देखें, उसे महसूस करें, एक शांतिपूर्ण आनंद महसूस करें और इस ज्ञान में स्थिर रहें कि प्रेम का स्वभाव ही सभी चीजों को अपने आप में एकजुट करना है। वाह, ये वाकई दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव है। हाँ, आमतौर पर ऐसी स्थिति में ध्यान तो समस्या, लक्षणों, इतिहास पर ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सलाह इसके ठीक उलट है। समस्या के विवरण से हटकर अंदर के प्रेम और प्रकाश पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आसान नहीं लगा होगा, खासकर उन माता पिता के लिए। निश्चित रूप से ये एक चुनौती रही होगी, बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? एक हफ्ते बाद उन माता पिता ने लेखक को एक पत्र भेजा। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ अब तक की सबसे शांतिपूर्ण और सुकून भरी मुलाकात का अनुभव किया था। सच में? हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि हमारी आंतरिक धारणाओं को बदलने का, अतीत को छोड़ने का वर्तमान क्षण पर कितना गहरा और वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही बाहरी परिस्थितियां तुरंत न बदलें। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल अभ्यास है जिसके असली नतीजे हो सकते हैं। ये उदाहरण इस बात को भी दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी त्रासदियों या गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर ही लागू नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे सामान्य रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। बिल्कुल। चाहे वो सहकर्मी के साथ कोई पुरानी अनबन हो या परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई जमी हुई धारणा हो। हाँ। तो हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या हम उन्हें अपने अतीत के चश्मे से देखेंगे, उनकी पिछली गलतियों या हमारे पिछले झगड़ों के आधार पर, या हम उन्हें अभी इसी क्षण में नए सिरे से देखने का चुनाव करेंगे? क्या हम उनके लैंपशेड पर ध्यान देंगे या उनके अंदर के प्रकाश को देखने की कोशिश करेंगे? सही। स्रोत का तर्क है कि ये चुनाव हमारे अनुभव की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम अतीत को जाने देते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते। नहीं। हम अपनी धारणा को बदल रहे होते हैं, और अक्सर वही चीज रिश्ते में एक नई संभावना खोल देती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मूल संदेश ये लगता है कि अतीत के दर्द, अपराध बोध और शिकायतों से वास्तविक मुक्ति वो केवल वर्तमान क्षण में जीने से ही मिल सकती है। हाँ, हम अतीत को बदल नहीं सकते, ये सच है, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि हम वर्तमान क्षण में उस अतीत के भावनात्मक बोझ से खुद को मुक्त करने का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, ये चुनाव हमारे हाथ में है, और ये मुक्ति सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जब हम अतीत को जाने देते हैं और दूसरों को बिना किसी पुराने जजमेंट के देखते हैं, तो हम उन्हें भी उनके अतीत से मुक्त होने का मौका देते हैं, कम से कम हमारे साथ उनके रिश्ते में। ये बात भी है। यह वर्तमान क्षण में प्रेम, स्वीकृति और शांति का अनुभव करने के लिए जगह बनाता है, स्पेस क्रिएट करता है। यह हमें दूसरों को और खुद को नई आंखों से देखने की अनुमति देता है, बिना अतीत के फिल्टर के। बिल्कुल। वो माता पिता और बेटे का उदाहरण इसी बात की शक्ति को दिखाता है कि कैसे वर्तमान में एक अलग आंतरिक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे बाहरी अनुभव बदल सकते हैं, भले ही सतह पर सब कुछ वैसा ही दिखे। तो सार यही है, अतीत वास्तव में खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन हम उसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी शिकायतों के जरिए वर्तमान में लगातार जिंदा रखते हैं। खींचते रहते हैं उसे। हाँ, स्रोत हमें एक सचेत विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस बोझ को छोड़ने का, डर और अपराध बोध की जगह प्रेम और स्वीकृति को चुनने का। और ऐसा करके हम न केवल खुद को उस बोझ से मुक्त करते हैं जो हम ढो रहे थे, बल्कि हम वर्तमान क्षण की संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। जब हमारा मन अतीत की शिकायतों और भविष्य की आशंकाओं में नहीं उलझा होता, तब हम वास्तव में अभी में मौजूद रह सकते हैं, और वहीं सच्ची शांति और जुड़ाव मुमकिन है। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा के बाद शायद मन में रखने के लिए एक विचार ये हो सकता है कि आज या इस क्षण में ऐसा कौन सा एक छोटा अतीत का निर्णय है, कोई पुरानी शिकायत या किसी के बारे में कोई जमी हुई धारणा है, जिसे छोड़ने का प्रयास किया जा सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वर्तमान क्षण में कैसा महसूस होता है जब हम उस बोझ को नीचे रखते हैं। बस एक छोटी सी चीज से शुरुआत करके देखना।